नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था छत्तीसगढ़ में रामायण काल से संबंधित स्थल और साक्ष्य। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हमने वही देखा, क्योंकि वैदिक काल से संबंध हमारे छत्तीसगढ़ का नहीं है। उत्तर वैदिक काल में इसके साक्ष्य मिलते हैं। और आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा रामायण काल। रामायण काल हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसे ज़रूर देखिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड्स कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो उन तक इन वीडियोज़ को ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। तो आज हम देखेंगे महाभारत काल। अब महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का उल्लेख मिलता है, ये कैसे मालूम चलता है? तो इसमें कुछ पर्व आते हैं। महाभारत के पर्व आएंगे आपके, जो भीष्म पर्व हो गए, वैशाख पर्व हो गए, उन सब में इनका वर्णन देखने को मिलता है। और किस नाम से देखने को मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके रामायण काल में देखा था हमने, बस्तर का क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता था। जो हमारा मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है वो आपका दक्षिण कौशल कहलाता था। उसी प्रकार जो हमारे छत्तीसगढ़ का नाम है महाभारत काल में वो है प्राग कौशल। क्या है? प्राग कौशल। और बस्तर का नाम क्या है? तो कांतार ये आपका बस्तर का नाम है। और छत्तीसगढ़ का नाम जो उत्तर मध्य छत्तीसगढ़ भी बोला जा सकता है वो है आपका प्राग कौशल। ठीक। तो छत्तीसगढ़ के भीष्म पर्व में हम देखेंगे तो महानदी का वर्णन मिलता है, जिस चित्रोत्पला के नाम से जाना जाता है। चित्रोत्पला के नाम से हमने पढ़ा था स्कंद पुराण में भी और आपके द्वापर युग में भी। तो महानदी का वर्णन मिलता है आपके महाभारतकालीन समय में। किस नाम से? तो चित्रोत्पला के नाम से। ठीक है। सभा पर्व में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ का नाम कौशल के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ को कौशल के नाम से जानते हैं। प्राक कौशल या कौशल कहा जाता है। ठीक है, ये देख लिए। फिर वन पर्व में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के वन महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने महाभारत के वन पर्व में वर्णित ऋषभ तीर्थ गुंजी नामक स्थान से समीकृत किया है, जो वर्तमान में आपके शक्ति जिले में स्थित है। वर्तमान में आपके शक्ति जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना। पहले ये जांजगीर चांपा क्षेत्र में आते हैं, लेकिन नवीन जिला निर्माण के बाद से ये शक्ति जिले में आता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखती चलनी है। क्या चीज़? कि छत्तीसगढ़ का नाम क्या था? तो प्राग कौशल था। बस्तर का नाम क्या था? तो कांतार था। भीष्म पर्व में महानदी का उल्लेख, सभा पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख और वन पर्व में आपके ऋषभ तीर्थ गुंजी का उल्लेख देखने को मिलता है। और ये किसने बताया? तो छत्तीसगढ़ के महान साहित्यकार एवं पुरातत्ववेत्ता लोचन प्रसाद पांडे ने। ठीक। तो ये आपको याद रखते चलना है। ठीक है। फिर आगे जब हम देखेंगे महाभारतकालीन स्थल कौन कौन से है जो फेमस है या प्रमुख है, तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है रतनपुर। तो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? पहला तो रतनपुर था, दूसरा आरंग था, तीसरा खल्लारी, शिरपुर और गुंजी। क्या क्या बोला? रतनपुर, आरंग, खल्लारी, शिरपुर और गुंजी। गुंजी का तो अभी हमने पढ़ा ही नाम कि वन पर्व में देखने को मिलता है। इसका प्राचीन नाम क्या था उस समय? गुंजी का नाम क्या था उस समय? तो दमौदरहा था। दमौदहरा नाम था गुंजी का, जो कि आपके शक्ति जिले में पड़ता है। और यहाँ से किसकी प्राप्ति होती है? तो आपके जो ऋषभदेव हैं उनकी जानकारी होती है। जो जयंती तीर्थंकर है ऋषभदेव, उनकी जानकारी आपको प्राप्त होती है। फिर शिरपुर देखेंगे तो शिरपुर का हम चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे। शिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जानते थे, जो कि महासमुंद जिले में पड़ता है। ये आपके अर्जुन के जो पुत्र हैं उनकी भब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी क्या? शिरपुर को बोला जाता है चित्रांगदपुर। ठीक है, प्राचीन समय में। अभी ये महासमुंद जिले में पड़ता है। अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी, ये आपको याद रखना। खल्लारी देखेंगे तो खल्लारी, खल्लावाटिका, खल्लार है इसमें, तो खल्लावाटिका है। जिला क्या है? तो इसका भी महासमुंद है। यहाँ लाक्षागृह, भीमा खो, भीम के पद चिन्ह आदि प्राप्त हुए। लाक्षागृह प्राप्त होता है, भीमा खो, भीम के पद चिन्ह प्राप्त हैं। अगर खल्लारी मंदिर गया होगा
जो खल्लारी में खल्लारी माता मंदिर है वहाँ आप गए होंगे ऊपर, तो आपको कुछ बड़े बड़े गड्ढे देखने को मिलते हैं। इसे कहा जाता है, ये जो भीम है उसके पदचिन्ह हैं। ठीक है, आगे उसी के आगे थोड़ी देर में आपको लाक्षागृह के भी साक्ष्य देखने को मिलते हैं। ठीक, फिर आरंग, आरंग को बोला जाता था भांडेर, आरंग को बोला जाता था भांडेर। और ये क्या है, कौन से ज़िले में है, तो रायपुर ज़िले में है भांडेर। तो बोलते हैं भांडा फूट गया रंग दिख गया, भांडा फूट गया रंग दिख गया, तो ऐसे याद कर लेना आरंग को भांडेर। और ये किससे संबंधित है, तो मोरज ध्वज की कथा से इसका संबंध मिलता है, मोरज ध्वज की कथा। अभी मोरज ध्वज की कथा क्या है मैं आगे थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। फिर रतनपुर, रतनपुर जो स्थान है उसका प्राचीन नाम ये तो रत्नावलीपुरी है या फिर मणिपुरी है। मणिपुरी, रतनमणि करके याद करेंगे तो मणिपुर, रतनपुर या फिर रत्नावलीपुरी। ये कहाँ है, तो बिलासपुर जिले में है। इसे बोला जाता है कि मोरज ध्वज उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी कहा जाता है। मोरज ध्वज जिसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है कहीं कहीं पर, और ताम्रध्वज जिसे कहीं कहीं पर धीरज ध्वज भी कहा जाता है, धीर ध्वज भी कहा जाता है, धीर ध्वज, तो उनकी राजधानी है ये कहा जाता है। तो मैंने 5 स्थान बताया, रतनपुर को मणिपुर जो कि बिलासपुर जिले में पड़ता है, मोरज ध्वज और उसके पुत्र ताम्रध्वज की राजधानी थी। आरंग भांडेर है जो वही मोरज ध्वज की कथा संबंधित है। ठीक है, खल्लारी खल्लवाटिका जो कि आपके लाक्षागृह भीम के पद चिन्ह इससे संबंधित है। शिरपुर को चित्रांगदपुर बोला जाता था जो अर्जुन के पुत्र भब्रुवाहन की राजधानी हुआ करती थी। और गुंजी जिसे दमऊ दहरा बोला जाता था, वहाँ आपके जैन तीर्थंकर ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। कौन कौन से जिले में आपको याद हो गई, रतनपुर बिलासपुर में, आरंग रायपुर में, खल्लारी महासमुंद सिरपुर महासमुंद, और गुंजू आपके पहले जांजगीर चांपती अब शक्ति में आती है, अब शक्ति में आती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ये देख लीजिए आप स्थल, रतनपुर, गुंजी आपका सिरपुर और खल्लारी, और आरंग आपका रायपुर क्षेत्र जिसे भांडेर बोला जाता है। ये था उनकी ये सारी चीज़ें हैं उनकी मैप के अनुसार स्थिति है। ठीक है, आगे मैंने आपको बताया कि महाभारत का महाकाव्य के अनुसार तत्कालीन छत्तीसगढ़ प्राग कौशल का भाग था। जनश्रुति अनुसार सहदेव द्वारा विजित क्षेत्र को प्राग कौशल के नाम से जानते थे। सहदेव 5 पांडवों से जो एक था, जो सबसे छोटे पांडव थे बोला जाता है, जो सबसे छोटा भाई था सहदेव, उनके द्वारा ये विजित क्षेत्र था जिसे प्राग कौशल के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र में राजा मोरज ध्वज का संबंध बताया जाता है, तो जो आरंग और रतनपुर दोनों स्थानों से जोड़ते हैं, जिनका नाम मोरज ध्वज का नाम आपके आरंग और रतनपुर दोनों क्षेत्रों से जोड़ते हैं। आरंग को बोला जाता है कि इनकी राजधानी हुआ करती थी, इनके और इनके पुत्र की। तो इससे एक कथा जुड़ी हुई है कि आप इसे देखेंगे कि एक बार पांडवों के युद्ध विजय के बाद श्री कृष्ण जी बोलते हैं उनको कि आप अश्वमेघ यज्ञ कीजिए। अश्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है, अगर किसी को नहीं पता हो तो मैं बताना चाहूँगा कि अश्वमेघ यज्ञ ऐसा यज्ञ होता है जिसमें एक घोड़े को, अपने प्रिय घोड़े को छोड़ा जाता है यज्ञ के बाद, और वो घोड़ा जितने भी क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से घूम लेगा, वो सारे क्षेत्र उस जो अश्वमेघ यज्ञ कराने वाले राजा के अंडर में आ जाएगा। अगर वो किसी क्षेत्र में जाता है और वहाँ के राजा को या वहाँ के किसी भी शासक को परेशानी होती है तो उसे वहाँ युद्ध करना पड़ेगा, और युद्ध करने के बाद अगर वो उन क्षेत्रों को जीतते हैं तो वो उनके अंडर में आ जाएंगे, फिर वो निर्विवाद रहेगा। ठीक है, तो ऐसा था। तो जब अश्वमेघ यज्ञ किया गया, जब घोड़े को छोड़ा गया, तो ये घोड़ा घूमते घूमते आपके आरंग क्षेत्र में आता है। आरंग क्षेत्र में पहुँचता है जहाँ मोरज ध्वज का पुत्र ताम्रध्वज इस घोड़े को देखता है और इसे पकड़ लेता है, और इस घोड़े की रक्षा के लिए भेजा जाया रहता है अर्जुन को। अगर कोई रोकता है तो आप वहाँ युद्ध कीजिए ताकि ये स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके। अब जब युद्ध होता है ताम्रध्वज और अर्जुन के मध्य में, तो ताम्रध्वज का एक ही तीर अर्जुन को मूर्छित कर देता है, और फिर जब अर्जुन वापस होश में आते हैं तो अपने समक्ष श्री कृष्ण जी को पाते हैं। तो वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु, मुझे मारने वाला पक्का आपका ही परम भक्त होगा, मुझे उनसे मिलना है और उनकी भक्ति की परीक्षा लेनी है। तो इसी संदर्भ में वो जाते हैं राजा मोरध्वज के दरबार में। श्री कृष्ण जी और साधु का वेश धारण करते हैं, अर्जुन जी उनके चेले का वेश धारण करते हैं, और साथ में यमराज को लेके जाते हैं जो चीते का रूप धारण किए रहते हैं, और वहाँ जाकर बोलते हैं कि आप हमारी चीता जो भूखा है या शेर जो भूखा है उसे भोजन कराइए, और भोजन में हमें चाहिए कि आपका जो पुत्र है उसका शरीर, और शरीर कैसा, तो उसे बीच से चीरा जाए, सर से लेकर पाँव तक उसे बीच से आरी से चीरा जाएगा। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या रहते हैं, मोरध्वज और ताम्रध्वज जो रहते हैं वो
भगवान के विष्णु के बहुत ही बड़े भक्त रहते हैं। तो वो आए हुए सन्यासी का निरादर ना करके इस बात के लिए राजी हो जाते हैं, और जब वो काटने लगते हैं मोरध्वज ताम्रध्वज को जब काटने लगते हैं तो जो अर्जुन है उनका हृदय करुणा से भर आता है और श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, मैंने मान गया कि यही आपका सबसे बड़ा भक्त है, और वो उनको आगे चल के वरदान भी देते हैं। और जो मोरध्वज ने अपने पुत्र ताम्रध्वज को आरी से काट रहे थे वो भी वापस जीवित होकर खड़ा हो जाता है। तो ये था इस से संबंधित एक कहानी जिसे आपको याद रखना है कि आरंग क्षेत्र क्यों पड़ा। तो इसी नाम से आरंग क्षेत्र इसका नाम पड़ा कि आरी से पुत्र को चीर रहे थे, वो पुत्र को काट रहे थे आरी से, तो इसी आरी से अंग को काटने के कारण आरंग पड़ गया। ठीक, अब इसी क्षेत्र में हम आगे देख लेते हैं कुछ और। तो यहाँ श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा कौशल प्रदेश की कन्या थी, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की जो पत्नी थी सत्यभामा वो कौशल प्रदेश की कन्या थी। ठीक है, और बाकी तो मैंने आपको कहानी में बता ही दिया है। ये देखिए आप, श्री कृष्ण, अर्जुन, सबके नाम यहाँ लिखे गए हैं। अगर आप कभी आरंग के बस स्टैंड गए होंगे, अगर उस क्षेत्र के आप निवासी होंगे तो आपने ज़रूर देखा होगा, ये आरंग के बस स्टैंड में ऐसा बना हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। ये था आपके महाभारत काल से कुछ संबंधित स्थान और महाभारत कालीन साक्ष्य जो छत्तीसगढ़ में मिलते हैं। तो उनमें आपको प्रमुख क्या था, नाम क्या है ये आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पर वर्णन आए हैं ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके प्राचीन नाम क्या थे, कौन से जिला में पड़ता है और किन से संबंधित था, इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इतना ही था आपके महाभारत काल में भी, जैसे कि रामायण काल में ही था। लिखा बहुत कुछ होता है लेकिन पढ़ना आपको कम रहता है। ये तो आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और बाकी तो जो भी था मैंने आपको उसका सार बता ही दिया है कि वहाँ क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे बौद्धकालीन छत्तीसगढ़। तो रामायण काल देख लिया, महाभारत काल देख लिया। आगे के क्रम में हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं तो हमें बौद्ध काल दिखता है, उसके आगे हम बढ़ेंगे तो हम जैन धर्म से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स भी देखेंगे। तो अभी हम देखते हैं बौद्ध काल से संबंधित स्थल। तो बौद्धकालीन छत्तीसगढ़ कैसा था, तो हम देखेंगे कि बौद्ध काल जो कि 6वीं शताब्दी में आती है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आती है। इसमें वर्तमान छत्तीसगढ़ है वो कौशल जनपद में सम्मिलित था, कौशल जनपद में सम्मिलित था। महाजनपद आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ महाजनपद काल देखा होगा, जिसमें हमारा जो भारत है वो 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो उसी में से एक जनपद कौशल जनपद में आता था, या आप बोलते चेदी जनपद बोल भी सकते हैं इसे। ठीक है, उसमें सम्मिलित था। फिर आगे आप देखेंगे कि बौद्ध काल को ऐतिहासिक काल माना जाता है, क्योंकि यहीं से तीनों प्रकार के ऐतिहासिक साक्ष्य, पुरातात्विक, साहित्यिक और यात्रा वृत्तांत मिलते हैं। तो इसे ऐतिहासिक काल माना गया है, क्योंकि ऐतिहासिक काल की जो आपको पहचान होगी या उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होंगे, तो ये 3 आधार है कि पुरातात्विक चीज़ें प्राप्त होंगी, साहित्यिक चीज़ें प्राप्त होंगी, और जो यात्रा पर आए हुए थे, ठीक है, उनके जो यात्रा वृत्तांत है, उनकी जो रचनाएँ हैं, उनसे प्राप्त साक्ष्य। तो ये तीनों साक्ष्य आपके बौद्ध काल से मिलते हैं, इसलिए इसे ऐतिहासिक काल माना जाता है, जहाँ से भारत का इतिहास क्रमिक रूप से प्राप्त होता है। अब यहाँ से क्रमिक रूप से प्राप्त होगा किस आधार पर, तो वही बताएं, यात्रा वृत्तांत हो गए, आपके साहित्यिक जो भी घटनाएं हैं उनके आधार पर। ठीक, फिर बौद्ध ग्रंथ देखेंगे, अवदान शतक, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक, और हेनसांग जो कि एक चीनी यात्री हुआ करते थे, हेनसांग, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री में। हेनसांग एक चीनी यात्री थे। इनके यात्रा विवरण के अनुसार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात अपने धर्म के प्रचार के लिए यहाँ आए थे। कहाँ आए थे, छत्तीसगढ़ आए थे, और लगभग यहाँ कितने महीने रहे थे, तो 3 माह तक निवास किए थे। तो ये आपको याद रखना है। और हेनसांग कब आया था भारत, तो ये आपके बहुत पहले आया था, लगभग यहाँ 15-16 साल स्टे करता है। तो उसी में आपको रखना है कि जो छत्तीसगढ़ की यात्रा इसने किस समय पर की, तो 639 ईस्वी में इसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ये आपको याद रखना, 639 ईस्वी में इसने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। कहाँ से आया था, तो कश्मीर के क्षेत्र से होते हुए आया था भारत भ्रमण में। और ये भारत भ्रमण में इसी उद्देश्य से आया था कि जो गौतम बुद्ध जी हैं, जो आगे चल के चीन में जाकर इसका प्रचार, अपने जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार जो अशोक के द्वारा किया गया, तो उसी की खोज में आए थे कि इनसे जो जानकारी है, इनके बारे में जो जानकारी है वो मैं भी इकट्ठा करूँ। तो उसी के संदर्भ में हमारे छत्तीसगढ़ में भी आते हैं 639 में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और गौतम बुद्ध कितने महीने यहाँ रहे थे, तो इसका साक्ष्य अवदान शतक और हिंसा के यात्रा वृत्तांत से मिलता है। तो कितने माह मिलता है, 3 माह तक मिलता है। मैंने क्या बोला, अगर स्पीड हो गया होगा या कन्फ्यूज़न हुआ होगा तो
जो बौद्ध थे गौतम बुद्ध, उनकी जानकारी मिलती है आपके अवदान शतक से और ह्वेनसांग की यात्रा विवरण से कि जो बौद्ध हैं वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए छत्तीसगढ़ आए थे और यहाँ 3 माह तक निवास किए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना। और ह्वेनसांग कौन था, ये मैंने बताया चीनी यात्री था। 639 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, जिसने अपने सीयूकी में छत्तीसगढ़ को किया सलो नाम से बताया है, किया सलो के नाम से बताया है। ठीक है, फिर जिसका प्रमाण सिरपुर में स्थित प्रभु आनंद कुटी विहार तथा स्वास्तिक विहार से प्राप्त होता है। अब इसका जो साक्ष्य मिलेगा कहाँ से, तो एक तो यात्रा वितान में मिला, लेकिन यात्रा वितान में भी कहाँ कुछ तो देख के बताया होगा कि हाँ यहाँ थे। तो उन्होंने देखा कि सिरपुर में एक प्रभु आनंद कुटी विहार है और एक स्वास्तिक विहार है। क्या है, प्रभु आनंद कुटी विहार है और स्वास्तिक विहार है। तो यहाँ से उनकी जानकारी मिलती है। अवदान शतक के अनुसार महात्मा बुद्ध ने उत्तर कौशल के शासक प्रसेनजीत और दक्षिण कौशल के नरेश से बीच विवाद को समाप्त कराया था या स्थिर कराया था। ठीक है, अवदान शतक के अनुसार, अवदान शतक जो कि बौद्ध ग्रंथ है, इसके अनुसार कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने उत्तर कौशल के जो शासक थे प्रसेनजीत और दक्षिण कौशल के शासक नरेश के बीच में विवाद को समाप्त कराया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी बौद्धकालीन कौन कौन से स्थल है, बौद्धकालीन स्थल भी तो होंगे। अब आए हैं तो कहाँ कहाँ रुके थे 3 माह तक, तो विशेष रूप से ये देखने को मिलेगा आपको शिरपुर में। शिरपुर में आपको देखने को मिलेगा, शिरपुर में क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ आपके स्वास्तिक विहार और प्रभु आनंद कुटी विहार देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक तीवर विहार भी आपको देखने को मिलेगा, तीवर विहार भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो स्वास्तिक विहार है, प्रभु आनंद कुटी विहार है, वो आनंद प्रभु ने बनवाया था। ठीक है, अब स्वास्तिक विहार को बौद्ध केंद्र कहा जाता है। प्रभु आनंद कुटी विहार से आपको गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है वहाँ, और तीवर विहार में भी वहाँ मूर्ति स्थापित की गई है। ठीक है, फिर आगे देखेंगे कि महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया था। महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर क्षेत्र में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। 1953-55 में एमजी दीक्षित के तत्वाधान में स्वास्तिक विहार एवं प्रभु आनंद कुटी विहार का उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, स्वास्तिक विहार और प्रभु आनंद कुटी विहार, इसके आसपास उत्खनन का कार्य एमजी दीक्षित के तत्वाधान में किया गया था। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ बौद्ध टीला भी प्राप्त होता है। तो बौद्ध टीला कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह सिरपुर में स्थित है। बौद्ध टीला कहाँ स्थित है, सिरपुर में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। मूर्ति, पीतल से निर्मित बौद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं सिरपुर क्षेत्र से। ठीक है, बालचंद जैन के अनुसार सिरपुर की धातु प्रतिमाओं का निर्माण शैली नालंदा की शैली से प्रभावित है। जो सिरपुर की धातु प्रतिमाएं हैं उनकी जो शैली है वो नालंदा की शैली से प्रभावित थी, यह बताया गया है। फिर यहाँ प्राप्त बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिखाया गया है। कहाँ से प्राप्त है, सिरपुर से प्राप्त बुद्ध प्रतिमा में बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में दिखाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, बोधि वृक्ष आप देखेंगे तो ये वही वृक्ष है जिनके नीचे गौतम बुद्ध ने को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मठ देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों तथा मठों के स्मारक है। तीनों के बौद्ध, हिंदू और जैन के आपके मठ देखने को मिलेंगे। सम्मेलन होता है यहाँ, प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन आयोजित की जाती है। कहाँ, आपके सिरपुर क्षेत्र में प्रतिवर्ष बौद्ध सम्मेलन आयोजित की जाती है। नोट, सिरपुर तथा मल्हार के बौद्ध तंत्र से के वज्रयान और सहजयान के विकास के प्रमाण भी मिले हैं। आपके सिरपुर तथा मल्हार से बौद्ध तंत्र के वज्रयान और सहजयान के विकास के प्रमाण मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। विशेष क्या है सिरपुर से, तो सिरपुर में स्वास्तिक विहार, आनंद कुटी विहार, तीवर विहार मिलते हैं। ये बौद्ध केंद्र है। यहाँ महाशिवगुप्त बालार्जुन ने बहुत सारे बौद्ध विहार के निर्माण कराए, ये याद रखना। जो स्वास्तिक विहार आनंद कुटी विहार है, जिसका 1953-55 में एमजी दीक्षित के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था, ये याद रखना है। यहाँ एक बौद्ध टीला भी स्थित है। मूर्तियाँ मिली हैं पीतल की, ऐसी मूर्ति मिली है जिसमें धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में भगवान बुद्ध बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए, ये आपको याद रखना है। यहाँ से जो प्राप्त मूर्तियाँ हैं उसकी शैली नालंदा शैली से प्रभावित है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। और मठ में यहाँ हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के मठ और मंदिर स्थापित हैं। प्रतिवर्ष यहाँ बौद्ध सम्मेलन किया जाता है, ये आपको प्रमुख रूप से याद रखना है। फिर भोंगापाल ये कोंडागांव क्षेत्र में पड़ता है। कोंडागांव क्षेत्र में आपका भोंगापाल पड़ता है। यहाँ पर ना भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा स्थित है। यहाँ स्थित चैत्य मंदिर
टीला को डोकरा बाबा टीला कहते हैं। यहाँ स्थित चैत्य मंदिर टीला को डोकरा बाबा टीला कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। डोकरा बाबा टीला किससे संबंधित होता है? जो बौद्ध धर्म है उससे संबंधित है, यह ध्यान रखेंगे। यहाँ जो चैत्य मंदिर है उसे ही कहा जाता है। सप्तमातृका टीला को रानी टीला कहा जाता है। सप्तमातृका टीला को रानी टीला कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये था आपका भोंगापाल कोंडागांव से। फिर आप आगे देखेंगे डोंगरगढ़ क्षेत्र। डोंगरगढ़ क्षेत्र हम जब कल पढ़ रहे थे हमने देखा था जो प्रज्ञागिरी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी के नज़दीक स्थित है प्रज्ञागिरी की पहाड़ी। यहाँ 30 फीट भगवान बुद्ध की मूर्ति है और यहाँ भी प्रतिवर्ष सम्मेलन हो जाता है। और सम्मेलन क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष 6 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। कहाँ? प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ में। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी डोंगरगढ़ में क्यों किया जाता है? तो यहाँ गौतम बुद्ध की बहुत ही ऊंची मूर्ति है। कितनी फीट? तो 30 फीट ऊंची मूर्ति है। इसका प्रारंभ कब से होता है? 6 फरवरी 1992 से किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये था आपका डोंगरगढ़ से संबंधित, ठीक है। फिर अन्य स्थल कौन कौन से थे तो ये देख लेते हैं हम। आपका तुरतुरिया जो क्षेत्र है, तुरतुरिया क्षेत्र में से भी आपके मौर्यकाल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मौर्यकाल में जो बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा पनपा सम्राट अशोक के समय। तो मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार था। मौर्यकालीन बौद्ध भिक्षुओं का विहार था कहाँ? तुरतुरिया में, जो भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणियों का विहार है। बौद्ध भिक्षुणियों मतलब महिलाएं, भिक्षुणियों मतलब भिक्षु मतलब जो पुरुष रहते हैं वो सबको, और भिक्षुणी मतलब जो महिलाएं रहते हैं उनका। तो एकमात्र पूरे भारत में एकमात्र बौद्ध भिक्षुणी का विहार कहाँ है? तो तुरतुरिया में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है तुरतुरिया। फिर मैनपाट क्षेत्र में बौद्ध विहार है। मैनपाट क्षेत्र में इसे छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। अब तिब्बती लोग वहाँ बसे हुए हैं, तिब्बती लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, इस वजह वहाँ बौद्ध मंदिर भी तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। 1962 में तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था छत्तीसगढ़ का, तिब्बत या छत्तीसगढ़ का, यह छोटा तिब्बत बोला जाता है, ठीक। मल्हार क्षेत्र में यहाँ उत्खनन से अनेक बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई। अब जो महाशिवगुप्त बालार्जुन है सिरपुर क्षेत्र में बसाया था, उसी क्षेत्र में उसकी जो राज क्षेत्र था उसमें मल्हार भी आता था, वहाँ भी अनेक बौद्ध मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो वहाँ से भी ये रिलेट कर सकते हैं आप। तो ये था आपका बौद्ध कालीन छत्तीसगढ़। हमने आज महाभारत कालीन और बौद्ध कालीन को कवर किया। बौद्ध कालीन में आपको विशेषकर जगह के नाम याद रखें, सिरपुर, भोंगापाल, डोंगरगढ़, फिर तुरतुरिया, और आपने देखा था मल्हार और मैनपाट। इन सारी क्षेत्रों से बौद्ध स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। 1 से 2 बार जरूर इन वीडियोज़ को देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।